हेलो फ्रेंड्स। आजकल फॉग नहीं सोलार चल रहा है। हर कंपनी सोलार में एक्सपेरिमेंट करने को रेडी है और इसी बीच में एक ऐसी कंपनी जो 1995 से सोलार स्पेस में काम कर रही है वो लेकर के आ रही है अपना आईपीओ। कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज और ये पूरी तरीके से सोलार में ही ऑपरेट करती है। और ये जो टाइम चल रहा है यहाँ पे हर कंट्री, हर गवर्नमेंट सोलार को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। वर्ल्ड वाइड हम इस पूरे वर्ल्ड को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें रिन्यूएबल स्पेस पे यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऐसे में जब इस तरह का आईपीओ लेकर के कोई कंपनी आ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड में इंक्रीज आना काफ़ी ऑब्वियस है। सो ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, एंड नंबर 2 कि एग्जैक्टली सोलार स्पेस में क्यों ग्रोथ आ सकती है ना। तो ये है कंपनी की वेबसाइट। सोलार मॉड्यूल बनाती है ये कंपनी। मॉड्यूल का मतलब आपने छतों पे देखे होंगे ना, बड़ा सा एक सोलार टाइप का लगा रहता है, कई फीट का, 5 फीट 6 फीट का, वो उसको कहते हैं सोलार मॉड्यूल। और उसी में सोलार सेल भी होते हैं जो छोटे छोटे इतने बड़े होते हैं, वो सब जोड़ जोड़ के आई थिंक पूरा वो सोलार मॉड्यूल बनता है। तो मेनली कंपनी सोलार मॉड्यूल एंड सोलार सेल में काम करती है। सोलार मॉड्यूल वैसे काफ़ी सारी कंपनियां सोलार मॉड्यूल में काम करती हैं, बट सोलार सेल स्पेसिफिकली वो सेल बनाना दैट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इस कंपनी ने उसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इन्होंने 2021 में सोलार सेल वाला पूरा का पूरा सेगमेंट, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह इन्होंने लगाया, एंड आई थिंक अब वो रेडी होने को तैयार है, और आई वुड से रेडी हो चुका है, एक्चुअली रेडी हो चुका है। तो सोलार मॉड्यूल एंड सोलार सेल ये मिला करके उस पर ये पूरा काम कर रहे हैं। अब ज़रा सा स्पेस को समझ लेते हैं। अगर ये सेक्टर, ये स्पेस काफ़ी बड़ा होने का चांस है, तो ऐसे में कुछ अच्छी कंपनियां डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले इनके डीआरएचपी पे चलते हैं और वहाँ से एक बार समझने का पूरा ट्राई करते हैं। तो ये मैं इनके पूरे डीआरएचपी पे आ गया। सबसे पहले जाहिर सी बात है, किसी भी सेगमेंट, किसी भी सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए जीडीपी का ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस मामले में इंडिया वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। आप ये देख सकते हो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। दिस इज़ द वर्ल्ड का डेटा, यूनाइटेड स्टेट, दिस इज इंडिया का डेटा, और ये जो है ये रियल डेटा है। दिस इज एस्टिमेटेड वन। ये सारे जो डेटा ई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एस्टिमेशन। नाउ ये तो क्लियर है कि चलो जीडीपी वाइज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है। अब इस सेक्टर को क्यों फायदा मिल सकता है इसको जरा एक बार समझते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सिंपल चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग में ये है, तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है। दूसरा, मैं आपको कुछ डेटा वाइज भी यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, इस पूरे चीज़ को यूज़ करने के लिए जाहिर सी बात है हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। तो इंडिया के स्पेस पे अगर आप देखोगे 2018 में हमारी पर कैपिटा इनकम क्या थी, 2019 में क्या थी, 20 में तो जाहिर सी बात है कोविड आया, 2021 में कितनी हुई, 2022, 2023, और ये हाई चांस है कि ये पूरा बढ़ते हुए आगे हम जाएंगे। यानी हमारी पर कैपिटा इनकम यानी लोगों की इनकम बढ़ने वाला है, और जाहिर सी बात है लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग इस तरह की चीज़ों पे खर्चा ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम वही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाइज देखें तो आप देख सकते हो 2018 में जो हमारा कंजम्पशन था 2019 में थोड़ा बढ़ा, 2020 में थोड़ा और बढ़ा। जाहिर सी बात है 2021 में फॉल ही आएगा, कोविड टाइम था, बट उसके बाद भी आप देखो 22, 23 और यहाँ पे 2028 तक कितना होगा, विच इज़ ग्रोथ, 2031 तक कितना होगा, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उससे अभी हम काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ना है। यानी कि एनर्जी कंजम्पशन तो हमारा बढ़ने वाला है। लेकिन इसको समझो, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ना है तो यानी जो पुराने सोर्स ऑफ एनर्जी थे मेनली हम उन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे कि रिन्यूएबल स्पेस पे हम निर्भर हों या फिर उस पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं। तो ऐसे इसका भी कहीं ट्रेंड दिखना चाहिए कि क्या हम सच में रिन्यूएबल स्पेस पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। सो ये इज थिंग, आपको ये डेटा वाइज भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे 2050 तक का एस्टिमेशन है, जहाँ पे इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, ये पावर जनरेशन की कैपेसिटी और कितने परसेंट टोटल का, तो यहाँ पे रिन्यूएबल स्पेस का 23% मार्केट शेयर था, वो 2020 तक आते आते 28% हो गया। 2025 तक एस्टिमेशन है कि 32% हो जाएगा, एंड 72% तक जाने का चांस है। सो इस पूरे स्पेस में दो तरह का ग्रोथ है। एक, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ना है यानी वॉल्यूम वाइज ग्रोथ होनी है,
दूसरा परसेंटेज शेयर, यानी जिस तरीके से अभी लोग पावर कंजम्पशन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में सोलार जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। सो डबल यहां पे ग्रोथ इंजन दिखाई देगा। एक जो 100 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं तो पहले वो बाद में फ्यूचर में 200 यूनिट कंज्यूम होगा। सो दिस इज वॉल्यूम वाइज ग्रोथ। सेकंड, इस 100 में से लेट्स से 10% एनर्जी है, यहां पे इस 200 में से 70% तक एनर्जी होगा। दिस इज द एस्टिमेशन 2050 तक, यानी कि डबल साइडेड हमारे पास ग्रोथ है। तो ये स्पेस बहुत अच्छा स्पेस है एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर इसमें सच में कोई अच्छी कंपनी मिल गई तो वो कई गुना से मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को थोड़ा और भी डिटेल में देखते हैं। अगर आप रूरल में देखोगे तो 99% होम ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, और अर्बन में तो यानी शहरों में तो ये 100% चल रहा है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिफिकेशन एक बार होने के बाद फिर क्या होता है कि कैसे हम इसकी कॉस्ट को डाउन करें। तो अगर कॉस्ट वाइज भी हम यहां पे देखें, सोलार का जो पहले पर यूनिट कॉस्ट हुआ करता था अब आकर के वो 2.5 के आसपास हो गया है। इतना रुपया पर किलोवाट पर आवर, ये 2.5 रुपया है, और जबकि एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 6 रुपया है पर किलोवाट पर आवर। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के कॉस्ट में सोलार का कॉस्टिंग बहुत नीचे आ चुका है, यानी कि लगभग नॉर्मल कॉस्ट का ओनली 40% है, और ये इनके लिए एक बड़ा एडवांटेज है। जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे ना कि भाई थोड़ा मेरा पैसा बचे, और आजकल तो आपने देखा भी होगा टाउन एरिया में काफ़ी जगह पे लोगों ने सोलार छत पे लगाना चालू भी कर दिया। इवन मेरे गांव में भी कई जगह लोगों ने लगा दिया है, और कई बार हम भी कंसिडर करते हैं कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये डेफिनेटली बढ़ने वाला है, काफ़ी हाई चांस है। We are not talking about the company here, we are just talking about the sectors. Next है किस सोर्स से ये सारी एनर्जीज बनती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2018, 19, 20, 21 में ये जो स्पेस है, सोलार वाला जो स्पेस है, इसका परसेंटेज देखो बढ़ते जा रहा है। 2023 तक का यहाँ पे डेटा है, ये बढ़ते जा रहा है, और आगे भी हाई चांस है कि ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है, सोलार वाला एक ऐसा पार्ट है जो हम आसानी से कर सकते हैं। यानी इंडिया सूर्य भगवान से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भरा पूरा है। ऐसा नहीं हम कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें सूर्य भगवान की रोशनी नहीं मिल पाती है। इवन स्टेट वाइज अगर हम देखें, ये बहुत अच्छा डेटा मुझे लगा यहाँ पे इस DRHP में है, ये यूज़ किया जा सकता है। स्टेट वाइज भी अगर आप देखोगे डेटा तो आपको समझ में आएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांस है इस सोलार पावर को यूज़ करने का, और उसमें से सिर्फ 13% यूज़ है, दैट्स इट। जम्मू एंड कश्मीर में इतना पोटेंशियल है और 0%, यानी कुछ ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं है। यानी अगर कोई सोलार का बिजनेस जम्मू में चालू करे तो हाई चांस है, प्रोबेबिलिटी है। अगर वहाँ पे जैसे भी अर्निंग्स वगैरह इंप्रूव होती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। देन इवन महाराष्ट्र में ओनली 7% है, मध्य प्रदेश में ओनली 5%। तो ये अलग अलग स्टेट वाइज है। यहाँ पे देखोगे ना टॉप स्टेट वाइज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है इलेक्ट्रिसिटी को, सोलार इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने का। बाकी यहाँ पे कुछ और स्टेट है जहाँ पे बहुत कम चांस है, बट दैट्स ओके। सो स्टेट वाइज भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसको यूज़ करने का। एंड दिस इज़ अवर एस्टिमेशन। जैसे हमारी जो इंस्टॉल्ड सोलार कैपेसिटी है वो आप देखो कैसे कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और आगे यहाँ 2024 से आगे एस्टिमेशन है कि यस ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इसका बढ़ने का एक जो मेगा फोर्स है वो तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट की इतने सारी जो स्कीम्स है, जैसे PM कुसुम योजना है, PM सूर्य घर योजना है, इससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना। और भी और अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स हैं जो फिलहाल चल रही हैं, जो सोलार एनर्जी को पुश दे रही हैं। यानी गवर्नमेंट का भी पुश है, वर्ल्ड वाइड लोग यही चाहते हैं कि सोलार या रिन्यूएबल स्पेस पे हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़े। तीसरा है इवन वर्ल्ड वाइड ये जो पूरा ग्लोबल क्लाइमेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, वो भी चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ना हम सोलार एनर्जी पे निर्भर हो जाएं या रिन्यूएबल स्पेस पे ज़्यादा निर्भर हो जाएं। तो उस हिसाब से ये स्पेस है तो बहुत बड़ा। और इस कंपनी को आप देखोगे तो ये कंपनी 1995 से काम कर रही, तो ऐसा नहीं कि ये बस दे आर अपॉर्चुनिस्टिक कि बस अभी पिछले 2-4 साल में कुछ चालू किया, ऐसा कुछ भी नहीं। 1995 से काम कर रही हैं, दे आर कंटिन्यूसली इंटीग्रेटिंग द बैकवर्ड साइड, एंड देन पूरा आगे का इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी लंबे समय से है। लास्ट 2 साल का जब हम डेटा देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि ये तो अभी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुआ, ऐसा नहीं है। इनके जो MD हैं उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पहले भी हम प्रॉफिटेबल थे, ये लास्ट 2 ईयर में हमने सिर्फ
ये जो सेल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूनिट डाला था उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, इस वजह से ये लास्ट 2 साल 3 साल में 22-23 में नेगेटिव दिख रहा है, बट मोस्टली हम लंबे समय से प्रॉफिटेबल है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो स्पेस वाइज आई एम लाइक वेरी वेरी क्लियर कि ये स्पेस तो बहुत बड़ा स्पेस है। अगर सच में कोई अच्छी कंपनी आती है और स्पेस को कवर करने के लिए ट्राई करती है तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। आई होप आपको कंपनी के बेसिक काम के बारे में, वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं वहाँ से और भी काम के बारे में, एंड एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेस के बारे में आपको मालूम पड़े, क्योंकि स्पेस अगर आपको क्लियर हो ना कि हाँ यार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो। सो आईपीओ के बारे में अगर हम देखें तो 27 अगस्त को ओपन हो चुका, 29 अगस्त यानी आज ही ये क्लोज हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो 2 सितंबर को रिफंड इनिशिएशन चालू हो जाएगा। लिस्टिंग जो है 3 सितंबर को इसकी होनी है, और अगर किसी को अप्लाई करना है तो 29 अगस्त 5 बजे के पहले अप्रूव करना होगा, जो इनका मैंडेट का अप्रूवल वगैरह होता है। प्राइस बैंड 427 से 450 के आसपास रखा गया है। 33 शेयर का लॉट साइज है। जाहिर सी बात है, हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करने वाले हैं तो 15,000 इज द लिमिट, ठीक है। एंड जो इशू साइज़ है वो काफ़ी बड़ा इशू साइज़ है, लगभग 2800 करोड़ का है, और कंपनी का जो साइज़ है टोटल अगर हम देखें शेयर्स यहाँ पे लगभग 45 करोड़ के आसपास है आई थिंक, तो यानी कि लगभग ये 21,000 करोड़ की कंपनी है साइज वाइज, यानी बड़ी कंपनी है ये, और 3,000 करोड़ ये मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो मैं तभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था, अगर आप ये देखते हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 22, 23, 24 देखते हैं तो एसेट वाइज यस ऑफ कोर्स इट इज़ इंक्रीजिंग, रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ा जंप है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको ये नेगेटिव दिख रहा होगा, यहाँ पे बड़ा जंप है। इसके पहले भी इनके एमडी ने बताया है कि ये प्रॉफिटेबल थे। यहाँ पे जस्ट क्या है कि इन्होंने एक प्लांट डाला हुआ है जो सेल बनाने के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग लगी है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। रिजर्व्स भी अच्छे खासे, हाँ ये कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, बट दैट्स ओके, ये आई थिंक इन्होंने ये जो पूरा नए प्लांट्स वगैरह डाले हैं उसी के हिसाब से इन्होंने ये पूरा कर्जा लिया हुआ है। वैल्यूएशन वाइज भी देखोगे तो थोड़ा महंगा भी लग सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ओके है। मैं बहुत ऐसे नहीं मान के चल रहा हूँ कि बहुत हाई प्राइसिंग किया हुआ है, जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 80 का पी, ये महंगा लग रहा है, बट पोस्ट आईपीओ ये जो पी बैठेगा, अगर ये बैठता है 25-30 के पी के आसपास, तो ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आरओसी आरओई बढ़िया है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो वाइज डेट काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर, बट आई थिंक दिस शुड मैनेज इट। एंड क्लाइंट वाइज देखोगे, आई थिंक क्लाइंट से भी एक भरोसा आता है, जो इनके क्लाइंट है एनटीपीसी, टाटा पावर, और ये एक ना B2B कंपनी है। B2B कंपनी का मतलब क्या है, इस कंपनी से आप डायरेक्ट ऐसे सेल लेकर के, मॉड्यूल्स लेकर के, यानी जो सोलर पैनल्स होते हैं वो लेकर के अपने छत पे नहीं लगा सकते। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बिजनेसेस हैं, जैसे अलग कंपनियां होती हैं ना जो आकर के फिट करती हैं सोलर पैनल, वो इनसे खरीदती हैं बल्क में या जैसे भी उनका मेथड होगा, और फिर वो आकर के हमारे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यानी डायरेक्ट दे आर नॉट सेलिंग टू अस, दे आर सेलिंग टू द बिजनेसेस, एंड देन बिजनेसेस आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, जो उनका पूरा सेटअप वगैरह करना है वो आकर के सेटअप करते हैं। सो दिस इज B2B बिजनेस, हाँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो आईपीओ के बारे में आपको मालूम पड़ गया, नंबर्स आपने देख लिए, इस पूरे स्पेस के बारे में आपने समझ लिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो लिस्टिंग गेन चल रहा है 87% का एस्टिमेशन है। 80 नहीं मिला, 70 मिलेगा, 75 मिलेगा, जो मिलना है मिलेगा, बट ये काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको स्पेस बताया, स्पेस इतना लुक्रेटिव है कि आई मीन बड़े इन्वेस्टर्स तो ज़रूर चाहेंगे कि अप्लाई करना, एंड अगर ये लगता है तो उसको बेचना मत, इसको फिर अपने पास रख भी लेना। मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, फॉर श्योर मैं अप्लाई कर दूंगा इसको, क्योंकि स्पेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सी नंबर्स कंपनी के ऊपर नीचे होते रहता है, मेरे लिए 2 ही चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस वाली है। एक, कंपनी 1995 से काम कर रही है, दूसरा इनके एमडी ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से प्रॉफिटेबल है, सिर्फ लास्ट 2 साल नहीं थे क्योंकि इनके यूनिट वगैरह सेट करने थे। तीसरा जो चीज़ है, ये स्पेस बहुत बड़ा है, तो अगर ऐसी कंपनी का आईपीओ लग जाता है, पड़ा है अगर पोर्टफोलियो में, तो फिर इसको लंबा पड़ा रहने देंगे। कल को फ्यूचर में कभी कोई बहुत बड़ा करेक्शंस वगैरह आते हैं या फिर इनके नंबर्स और अच्छे आते हैं, तो फिर और ऐड करने के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज़ माई व्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन, एनी व्यू विच यू वांट टू शेयर, सो यू कैन राइट इन कमेंट सेगमेंट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।